23 जनवरी 2024 यानी कि मंगलवार को राष्ट्रपति भवन से एक नोटिफिकेशन आता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। उनकी सियासी राजनीति किस तरीके की थी, बिहार में उनका क्या असर था, उत्तर भारत की राजनीति में उनके फैसलों का क्या असर पड़ा, इन सारी जानकारियों को लेकर, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल से। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। दिलीप जी, क्या मसला है कि अभी भारत रत्न उनको देने की घोषणा हुई है, इसकी क्या अहमियत है और कर्पूरी ठाकुर की जो सियासी विरासत है, उन पर जो दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं, अभी की राजनीति में वो बातें कहाँ ठहरती हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर, मेरे बहुत पसंद के विषय पर बोलने के लिए बुलाया है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करना मेरे लिए गौरव का विषय है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनके बारे में आपके और आपके दर्शकों से बात कर रहा हूँ। देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक बहुत ही साधारण से असाधारण व्यक्ति बनने की कहानी है। एक गांव में एक अति पिछड़े समुदाय से, नाई जाति से, जिसको बार्बर जाति बोलते हैं, उससे आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में जो ऊंचाइयां हासिल की, एक तरह से उनकी छाया जो है वो लगातार गहरी और गाढ़ी होती चली जाती है। और आज उनके बारे में सारा देश ये मान रहा है कि वो भारत रत्न हैं और एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भारत रत्न उनको नहीं मिलना चाहिए। पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इस पार से उस पार तक, दक्षिण से लेकर वाम तक और कम्युनल से लेकर सेकुलर स्पेक्ट्रम अगर आप बनाते हैं तो देखिए कि आज की तारीख में कोई एक भी पार्टी ये कहने की स्थिति में है या कह रही है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। ये होती सर्व स्वीकार्यता। मतलब आप ऐसा कुछ कर जाइए कि आपका कोई विरोधी ही ना हो, तो वो हासिल कर लेना बहुत कम होता है। बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं इस देश में, दुनिया में बहुत महान लोग हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिसको कि उनके धुर विरोधी, जिनको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो कर रहा है उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, शायद मुझे नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद वो उसकी प्रतिष्ठा में कोई आँच नहीं आने दे रहा है, कोई उसको बुरा भला नहीं कह रहा है, कोई नहीं कहने को आज तैयार है या बोल रहा है कि कर्पूरी ठाकुर एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे या भारत सरकार की जो चॉइस है कि भारत रत्न मिलना चाहिए ये गलत चॉइस है। तो ये उनकी महानता है। किसी व्यक्ति का महान हो जाना, दरअसल मैं मानता हूँ कि उसका एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जो है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिकॉग्निशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन काल में हासिल किया और उसका आज असर हमको दिख रहा है। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो 1960, 70, 80 के दशक में जब वो राजनीति कर रहे थे, उस समय उन्हें लेकर अट्टहास भी किया जाता था, उनको लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था, आलोचनाएं भी होती थी। ऐसा क्या बदला इतने सालों में कि एक आपसी सहमति हर राजनीतिक पार्टी में बन गई कि उनको भारत रत्न जब देने की घोषणा हुई तो किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया? देखिए, जो यात्राएं हैं वो मनुष्य जीवन की जो यात्रा है वो एक उसकी अपनी जर्नी या आइटिनरी या एक उसकी ट्रेजेक्ट्री है मनुष्य का जीवन। उसके साथ साथ एक यात्रा और चलती है, वो यात्रा समय या इतिहास की यात्रा है। तो दो यात्राएं साथ साथ चलती हैं। तो मनुष्य ने अपना जीवन किसी कालखंड में अपने ढंग से जी लिया है, लेकिन समय की यात्रा जो है वो अगर उस जगह पर पहुंचती है जहां इंटरसेक्ट करती है उस मनुष्य के साथ, तो उस आदमी को के व्यक्तित्व को वो एक बूस्ट मिलता है। तो कर्पूरी ठाकुर जिस समय कह रहे थे, उस समय सामाजिक न्याय एक कंटेस्टेड आइडिया था, एक विवादित आइडिया था और उसका विरोध भी था। इस वजह से आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर जिस समय कुछ फैसले कर रहे हैं कि सारे बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, कोई फीस नहीं ली जाएगी, 0 फीस, या कि गांव गरीब परिवार के बच्चे, महिलाएं, लड़कियां खास करके इंग्लिश के, क्योंकि टीचर्स नहीं थे तो इंग्लिश में फेल हो जाते थे और इस वजह से 8वीं 9वीं तक स्कूल के ज़्यादातर बच्चे बाहर हो जाते थे, पढ़ ही नहीं पा रहे। तो उस समय उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करेंगे, अंग्रेजी पढ़ाना नहीं बंद करेंगे, अंग्रेजी में फेल तो फेल, ये नियम बदलेगा, अंग्रेजी में फेल होने के बावजूद बच्चा पास करेगा क्योंकि उसको बाकी सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश बाद में सीख लेगा। अब ये आइडिया है। या पिछड़े वर्गों को उत्तर भारत में पहली बार आरक्षण देना, या पिछड़े वर्गों में भी जो अति पिछड़े हैं उनको अलग से आरक्षण देना, ये फैसले कंटेस्टेड आइडियाज़ थे उस समय। इसको लोगों ने पसंद नहीं किया। यह आइडिया कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन पर बहुत अत्याचार है तो उनको सरकार गन का लाइसेंस देगी और फ्री में गन भी देगी। अब इसका इंदिरा गांधी ने उस समय पटना जाकर विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस चूँकि एक दूसरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अलग जगह उस समय खड़ी थी। या इस तरह के तमाम आइडिया कि जिस खेत में
फसल इतनी नहीं होती है सरप्लस की किसान को फायदा हो, अलाभकारी खेतों में लगान नहीं लिया जाएगा। लगान फिल्म की इतनी चर्चा होती है, तो लगान माफ़ी का एक बहुत बड़ा मॉडल कर्पूरी ठाकुर ने दिया। तो ये सारे कंटेस्टेड आइडिया थे, लेकिन आज आप देखिए कि इनमें से ज़्यादातर आइडिया एक्सेप्टेड आइडिया हैं। सारे राज्यों ने एक एक करके स्कूल की फीस जीरो कर दी सरकारी स्कूलों में। सारे राज्यों ने मोटे तौर पर देखिए तो कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको सशक्त बनाना, और वो अनुसूचित जाति के लिए अलग पुलिस स्टेशंस बनने लगा, या ओबीसी आरक्षण पर राष्ट्रीय सहमति, कोई पार्टी आज विरोध नहीं करती है। अति पिछड़ा आरक्षण पर भी लगभग सहमति जैसी ही है। केंद्र सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया है अति पिछड़ों का अलग से आरक्षण देने के लिए। तो जो आइडिया कर्पूरी ठाकुर के जीवन काल में कंटेस्टेड आइडियाज़ थे, उनकी यात्रा में वो तो वहाँ रुक गया, लेकिन वो समय अब उनके उस कालखंड में जाकर पहुँच गया है। दोनों यहाँ पर दो चीज़ें साथ साथ मिल गई हैं। कर्पूरी ठाकुर ने जो किया वो अपने समय से लगभग 30 साल पहले किया, समय आज वहाँ पहुँचा है। तो कर्पूरी ठाकुर को 1980 में भारत रत्न नहीं मिल सकता था क्योंकि वो कंटेस्टेड आइडिया लेके आ रहे थे, लेकिन वो महान आइडियाज़ थे। आज साबित हुआ क्योंकि आज वो आइडिया पर सारा देश चल रहा है, और सारी दुनिया में आप देखिए ना, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये सब ग्लोबल आइडियाज़ हैं। तो ये आइडियाज़ कर्पूरी ठाकुर बहुत पहले पहचान पाए थे, और ये शायद इसलिए हुआ था क्योंकि दो चीज़ें थी कि एक तो उनका अपने आइडिया के प्रति कन्विक्शन और निजी जीवन की पीड़ाएं, इन दोनों का जो सम्मिश्रण है इसने कर्पूरी ठाकुर को बनाया है। तो ये ऐसा मुझे लगता है कि उस समय वो नहीं हो सकता था, भारत रत्न नहीं मिल सकता था। उसने भारत रत्न उनको मिला जो इस्टेब्लिशमेंट को चलाने वाले लोग थे। कर्पूरी ठाकुर को नहीं मिल सकता था, वो नेहरू, पंत, इनको ही मिल रहा था उस समय ज़्यादातर। इवन बाबा साहब को भारत रत्न मिलने में कितना देर हुआ, 1956 में उनका महापरिनिर्वाण होता है, और 1990 में जब सरकार बीपी सिंह कहती है तब जाकर मिलता है। पटेल को भारत रत्न मिलने में कितनी देर हुई है, जबकि नेहरू अपने की जब सरकार थी उस समय नेहरू को भारत रत्न दिया गया है। तो ये कौन सा आइडिया किस समय प्रिवेल करेगा, ये और कौन सा आइडिया किस समय विनिंग आइडिया होगा, इसको समझ पाना जो है उसको दूरदृष्टि कहते हैं। कि हमें अंदाज़ा है कि आज मैं हो सकता है जो कर रहा हूँ ये आज लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतिहास की उस नब्ज़ पर, मतलब मेरी उंगली है, मैं समझ पा रहा हूँ कि समय की यात्रा में किस समय ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो शायद कर्पूरी ठाकुर इस बात को समझ पाए थे, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए थे। इंदिरा गांधी उस समय कह रही थी कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सरकार हथियार दे रही, गलत कर रही है। इंदिरा गांधी उस समय सबसे महान थी, उस समय इंदिरा गांधी विनिंग आइडिया थे। कर्पूरी ठाकुर आज विनिंग आइडिया है, ये फ़र्क है। और उनके राजनीतिक सफ़र में उनके यात्राओं को देखें तो उस एक संवेदना का पुट जो है वो काफ़ी उभर कर आता है, संवेदनात्मक राजनीति। वो राजनीति हमें समझाइए कि किन उदाहरणों से ये माना जा सकता है कि उनकी राजनीति का आधार जो था वो संवेदनात्मक था। देखिए, ये जो संवेदना का पक्ष है ये कर्पूरी ठाकुर के जीवन का केंद्रीय तत्व है। एम्पैथी, किसी को तकलीफ़ हो रही है तो मुझे दर्द हो रहा है, कोई रो रहा है तो मुझे भी रोना आ रहा है। ये जो तत्व है ये राजनीति का बहुत दुर्लभ तत्व है, कठिन है। कि मैं एक देख रहा हूँ कि कोई तकलीफ़ में है तो एटलीस्ट मैं वहाँ सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ और उसके दुख के साथ एकाकार कर रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर के सारे फैसले असल में इसी एम्पैथी से आए हैं, मतलब एक कॉमननेस की वो तकलीफ़ में है, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। स्कूल में एक बच्चा 2 या 3 रुपये की फ़ीस नहीं देने की वजह से वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जा रहा है तो सरकार दे देगी। बड़े फैसले नहीं है, बहुत इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। देखिए, फीस जो है वो पूरे एजुकेशन के बजट का 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा है। फीस से टीचर्स की सैलरी और स्कूल नहीं चलते हैं, लेकिन फीस से कुछ बच्चे पढ़ने से रुक जाते हैं। ये अगर आपकी संवेदना है कि नहीं फीस माफ़ कर देते हैं, बच्चे पढ़ लेंगे, इतना ही तो करना है। एक उदाहरण देता हूँ आपको उनके जीवन का, जिसको कि बहुत चर्चित साहित्यकार और राजनेता प्रेम कुमार मनी ने भी अपने एक आलेख में जिक्र किया द प्रिंट में, कि पटना की पुलिस एक सफाई कर्मचारी ठकैता डोम को पकड़कर लाती है और उसको पीटती है, जो पुलिस आमतौर पर करती है। तो और इस क्रम में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक छोटा सा हंगामा होता है, कोई बहुत बड़ा इस मीडिया भी इस खबर को क्या ही छापेगा, मतलब एक सफाई कर्मचारी मर गया, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को जैसे ही खबर मिलती है वो
जो करते हैं वो कई राजनेताओं से अलग है। आमतौर पर एक नेता ऐसे मामलों में क्या करता है, कुछ नहीं बोलता है या बोलता है कि ठीक है मुआवजा दे दिया ख़त्म करो, इतना कर देता है। अगर बहुत इम्पैथी है तो कर्पूरी ठाकुर ने इस केस में क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो माना कि पुलिस की गलती हुई है, नंबर 1। दूसरा, वो बाकायदा ठकेता डोम के घर जाते हैं। नंबर 3, श्मशान में जाते हैं और उनको खुद अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं। कौन करता है? बिल्कुल। ये कर्पूरी ठाकुर को ये बात महान बनाती है। मतलब वो परिवार का सदस्य बन गए जिस समय वो आदमी तकलीफ में है। और प्रशासन को क्या मैसेज गया कि ऐसी किसी भी घटना को मुख्यमंत्री सीरियसली लेते हैं, हमको ये नहीं करना है, किसी सफाई कर्मचारी को इस तरह से पीट कर नहीं मारना है। तो ये जो है, ये कर्पूरी ठाकुर के जीवन का केंद्रीय तत्व है। सारे फैसलों में जो जिन उनके फैसलों के हमने जिक्र किया, उसमें एक सेंट्रल आइडिया के तौर पर एम्पैथी और दूसरे के तकलीफ से दुखी होना, ये केंद्रीय तत्व के तौर पर है। और उनका जो राजनीतिक जीवन है, हम ये भी समझना चाहते थे, जब वो राजनीति कर रहे थे तो उनके आसपास के जो राज्य थे उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उन राज्यों में किस तरीके की चर्निंग चल रही थी, और उससे ज़्यादा जो उनके फैसले बिहार में जो वो ले रहे थे, वो फैसले क्या थे, और क्या इस तरीके के और भी चीज़ें बाकी राज्यों में हो रहे थे क्या? देखिए, उत्तर भारत के राज्य आमतौर पर बिहार में सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स हो रही थी, इसका कुछ रिफ्लेक्शन, या अपने आप में एक सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, उसका एक रिफ्लेक्शन आपको यूपी में तो दिखता है, क्योंकि उस समय तक चौधरी चरण सिंह आ चुके थे और शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिक्स भी वहाँ पर जड़ जमा रही थी। आप देखिए, लगभग साथ साथ उत्तर भारत के 2 राज्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण देते हैं। जो वहाँ पर राम नरेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो भी पिछड़ों का आरक्षण देते हैं। लेकिन बिहार आगे इसलिए है क्योंकि वो अति पिछड़ों को उसमें अलग से आरक्षण देता है जी। ये बारीक फर्क है कि पिछड़ों का आरक्षण तो उन्होंने भी दिया, लेकिन इन्होंने जो सबसे नीचे हैं उनका ध्यान रखा, उन्होंने नीचे थे उनका ध्यान रखा। ये देखिए, बहुत बारीक सी लाइन है उन दोनों में। इसलिए वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल रहा है और कुछ लोगों को इस समय नहीं मिला है। उनकी महानता भी है, ये सोचना ही बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश में जो राजकाज चले उसमें सबकी हिस्सेदारी हो, ये बहुत ग्रेट आइडिया है। लेकिन जो एकदम ही पीछे छूट गए, उनके लिए अलग से और कुछ करें, तो ये ग्रैंडनेस है, ये ग्रैंड्योर है कर्पूरी ठाकुर का, और इसने कर्पूरी ठाकुर को एक महानता दी। एक बात मैं इसमें एक और, चूँकि देखिए आप कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर ये जो सारे सवाल हैं, इसके साथ एक पॉलिटिक्स का भी सवाल जो मैंने चूँकि छूने की कोशिश की, उसको मैं बताना चाहता हूँ। और वो ये कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देखिए पहले मिल सकता था, और यहाँ पर वो पार्टियाँ जो आज विपक्ष में हैं उनसे एक भारी चूक हुई है कि आप पहचान ही नहीं पाए कि आपके स्पेस का सबसे बड़ा या महत्वपूर्ण नेता कौन है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आज पूरे देश में एक विश्वविद्यालय तक नहीं है, और जो हो सकता था बहुत आसानी से, आप पटना विश्वविद्यालय का नाम कर्पूरी ठाकुर पटना यूनिवर्सिटी कर सकते थे। पुणे यूनिवर्सिटी का नाम आखिरकार एक सरकार ने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी किया ना, पुणे भी नहीं हटाया और सावित्रीबाई फुले के नाम पर कर दिया। तो ये हो सकता था, यहाँ मिस किया लोगों ने। और चाहे लाख आलोचनाएं हो नरेंद्र मोदी की और सरकार की, लेकिन ये इतिहास में दर्ज हुआ कि इस सरकार में ही ये काम हुआ है। कोई भी कर सकता था ना, क्यों वाजपेयी सरकार ने नहीं किया, क्यों मनमोहन सिंह सरकार चूक गई, क्यों नरेंद्र मोदी ही 8 साल बाद दे रहे हैं? ये सारे सवाल वैलिड सवाल हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखिए हो गया, ये एक बड़ा काम था, पेंडिंग काम था। इतिहास के कुछ काम जो होते हैं वो स्थगित काम होते हैं, तो ये स्थगित काम एक तरह से कंप्लीट हुआ है। तो इसका एक खुशी मेरे ख्याल से राष्ट्र में है, और जैसे मैंने कहा कि कोई इस फैसले की आलोचना नहीं कर रहा है। लेकिन इसी में एक और सवाल जुड़ रहा है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जब से ये फैसला लिया गया है कि इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। राजनीतिक पक्ष ये है कि बिहार में अभी हाल ही में पिछले साल जो है कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई, उसको काउंटर करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का एक प्रयास है। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर ये है भी तो देखिए बुरा नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है? अल्टीमेटली शासन में आना और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो हर पार्टी को पॉलिटिक्स करने का अधिकार है। आपने एक कदम उठाया है, उसके काउंटर में एक और कदम आया है, जनता बाकी डिसाइड करेगी कौन सा कदम सही है। और अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन रह जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत आसान सी फाइट बीजेपी के लिए होने वाली, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भारत रत्न दे दिया है। लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक दूसरे लेवल पर संवेदना का भी काम है कि आपको कर्पूरी ठाकुर नज़र आ रहे थे
आ रहे हैं और किसी को नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फ़र्क है, इसको आप कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक बात है, ये तो सिंबॉलिक है। भारत दे दिया, ऐसी ज़िंदगी कहाँ बदलती है। तो सिंबल या भावनाएं जो हैं वो भी दरअसल रियलिटी है, रियल है, वो वस्तु है। मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे समुदाय का किसी आदमी को कुछ बड़ा मिल गया, ये उतना ही वास्तविक है जितना कि आज रात के खाने में मुझे बहुत शानदार खाना मिला है। तो ये भावनाएं भी राजनीति में रियल होती है। अगर वो भावनाओं के स्तर पर अति पिछड़ों को एड्रेस करने की कोशिश हुई है तो वो इन सब चीज़ों का राजनीतिक असर होता है। राजनीति तो होगी ही, राजनीति क्यों नहीं होगी। राजनीति में अगर वोट बैंक नहीं होगा तो कौन सा बैंक होगा। ये मतलब राजनीति की खूबी यही है कि वोट बैंक से ये पॉलिटिक्स चलती है। और थोड़ा हम पीछे लौटते हैं उनके राजनीतिक सफ़र में, तो उस समय समाजवादी धारा से जिससे कर्पूरी ठाकुर आते थे, उस समय लोहिया एक बड़ा नाम थे और उसी के बरक्स जो है कर्पूरी ठाकुर भी थे। लेकिन लोहिया की राह और कर्पूरी ठाकुर की राह थोड़ी अलग थी। वो सोशलिस्ट पार्टी से थे, वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे, फिर दोनों का एक संसोपा भी बना, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए, वो किस तरीके के रिश्ते थे उस समय, वो क्या चाहते थे आपस में मिलकर करना। देखिए, इसमें एक जोग्राफिकल सच भी है कि लोहिया की पॉलिटिक्स हालांकि अखिल भारतीय पॉलिटिक्स थी, लेकिन उसकी जो केंद्र भूमि थी वो बिहार में नहीं था। बिहार में क्योंकि जयप्रकाश नारायण के रूप में एक उतना ही टावरिंग या उतना ही महान एक नेता वहाँ मौजूद था, इसलिए बिहार में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसी की ज़मीन मौजूद थी और वही मजबूत पार्टी थी। ये जब सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के ग्रिप को तोड़ नहीं पा रही थी और बहुत इलेक्टोरली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तब इन लोगों का अलायंस हुआ। तो लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी और जयप्रकाश नारायण हालांकि उस पॉलिटिक्स से सक्रिय राजनीतिक जीवन से दूर हो गए थे। इसको मिलाकर फिर संसोपा बनती है और उसी में देखिए वो सारे पॉलिटिक्स नारे आते हैं कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। वो सोशल जस्टिस की तरफ पूरी तरह से जो पॉलिटिक्स है वो चली जाती है। तो दूरी तो रही कर्पूरी ठाकुर और लोहिया में, वो दोनों बिल्कुल एक सुर में नहीं थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर लोहिया का बहुत आदर करते थे और इसलिए जब 67 में वो मंत्री बनते हैं पहली बार, तो वो दिल्ली आते हैं, लोहिया से मिलते हैं और लोहिया उनको कहते हैं कि आपसे अभी हम क्या बात करें, अभी तो आपने कुछ काम किया नहीं है, कुछ काम कीजिए फिर हम लोग उस पर और बात करेंगे, आप अभी फिलहाल अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार जाते हैं और 2 बड़े फैसले करते हैं कि शिक्षा जो है वो फ्री होगी सरकारी स्कूलों में 10वीं तक, और अंग्रेजी में फेल होने के बावजूद भी बच्चे पास होंगे। ये 2 बड़े फैसले करते हैं, यहीं से वो जननायक बनना शुरू होता है। तो कर्पूरी ठाकुर लोहिया से मिलने दिल्ली आते हैं और उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं। ये साबित करता है कि दोनों में विरोध और सामंजस्य का एक मतलब दोनों साथ साथ चल रहा था और लोहिया नहीं चाहते थे और कर्पूरी ठाकुर मंत्री बन रहे थे, ये भी नहीं है। वो मतलब उनकी उस पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर, चूँकि जयप्रकाश नारायण सक्रिय जीवन में नहीं थे राजनीतिक जीवन में, तो लोहिया ही बड़े नेता थे। तो वो विरोध मुझे लगता है कि बहुत आइडिया के लेवल पर नहीं था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर वगैरह के आ जाने का असर ये हुआ कि लोहिया की पॉलिटिक्स में सोशल जस्टिस का पुट जो है वो गहरा हुआ, वरना उनकी पॉलिटिक्स उस समय तक मुख्य रूप से कांग्रेस विरोध केंद्र में था। नेहरू इतने डोमिनेंट क्यों हैं और ये सब, ये लोहिया की पॉलिटिक्स का केंद्र था। यहाँ से वो सोशल जस्टिस की तरफ एक टर्निंग लेती है, वहीं से ये सारे नेता आ रहे हैं बाद में, लालू प्रसाद से लेकर मुलायम सिंह, ये सब जो नेता आ रहे हैं बाद में, ये अल्टीमेटली लोहिया की पॉलिटिक्स की जो टर्निंग पॉइंट है शरद यादव, ये सारे लोग उस समय खड़े होते हैं। तो ये पूरी पॉलिटिक्स देखिए, इसमें मुझे लगता है कि दोनों के बीच में बहुत अंतर ढूंढने का कोई कारण नहीं है। उतना एपरेंट दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है, एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा है। मैं उस समय बिहार के लगभग सारे पुराने अखबार मैंने खुद लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़े हैं, महीनों मैंने उसमें लगाया है। मुझे कहीं पर दोनों के विचारों में दोनों में कटुता तो बिल्कुल नहीं थी कम से कम। और जो उत्तर भारत की राजनीति है और दक्षिण भारत की राजनीति है, उसमें जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो दक्षिण भारत में 30-40 के दशक में ही शुरू हो गई थी, फिर बिहार में वो थोड़ी लेट आई। तो उस समय लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य है उसमें हम देखते हैं कि वो काफ़ी आगे बढ़े, लेकिन उस तरीके से बिहार या उत्तर भारत के जो राज्य है उस तरीके से बदलाव बड़े देखे नहीं गए। वो क्या रीज़न है? कर्पूरी ठाकुर ने
चीज़ें तो की, मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, पिछड़ों के लिए काम किया, शोषितों के लिए काम किया, लेकिन वो कहाँ मिस आउट हुई चीज़ें? राइट। देखिए, एक तो उत्तर भारत में जो कास्ट का की गहरी पकड़ है, और ये इसका कारण एक तरह से संख्यात्मक भी है शायद थोड़ा सा, मतलब वो भी हो सकता है एक वजह हो। दक्षिण भारत के राज्यों में सामाजिक न्याय की लहर बहुत पहले आई, और महाराष्ट्र, बल्कि नर्मदा के दक्षिण की ही बात करिए आप, महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्टेट में आरक्षण 1901 में लागू हो जाता है। लगभग उसी समय मैसूर स्टेट में वाडियार, पूरे कर्नाटक जो इलाका है वहाँ वो आरक्षण लागू कर देते हैं। 1920 आते आते जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसमें जस्टिस पार्टी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, और वो जो उनके प्रभुत्व में जो नगर निगम वगैरह है वहाँ पर वो आरक्षण लागू कर देते हैं। बिहार में ये लागू होते होते 1978 हो जाता है। तो डिलेड तो है, प्रोसेस डिलेड है, और डिलेड कई वजहों से है, क्योंकि उत्तर भारत में पिछड़ों के बीच में मध्यवर्ग नहीं था, पढ़ा लिखा मध्यवर्ग ही इस तरह की किसी चीज़ को लीड करता है। तो दक्षिण भारत में ओबीसीज के हाथ में काफ़ी ज़मीन और पावर पहले से थी, और वो राजकाज में स्पेशली अपने एक्सेप्टेंस न होने की वजह से नाराज़ थे, और वहाँ से उनका आंदोलन शुरू हो रहा था। यहाँ पर इन सवालों को उठाने वाला क्लास ही तैयार नहीं था, वो वर्ग तैयार नहीं था, तो इसलिए देर हुआ। तो लेकिन वो मॉडल चूंकि तैयार था, तो इसलिए देखिए कर्पूरी ठाकुर को कई बार उत्तर भारत का अन्नादुरई कहा जाता है। अन्नादुरई जो द्रविड़ मूवमेंट के बड़े नेता थे, और द्रविड़ आंदोलन से पहले चीफ मिनिस्टर बने तमिलनाडु के, तो वो एक तरह से वो उन्होंने वो मॉडल को लिया उत्तर भारत ने। कुछ राज्य अभी और भी बहुत पीछे हुए हैं इस मामले में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो वो बदलाव एक तरह से आया भी नहीं, और इस वजह से वो चर्निंग भी नहीं हुई। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर की एक वाजिब आलोचना यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जब कोई आदमी महान बन जाता है तो फिर उसकी सारी आलोचनाएं वगैरह किनारे कर देते हैं लोग, कि हाँ एकदम, मतलब वो अगरबत्ती जलाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। दो आलोचनाएं कर्पूरी ठाकुर की वाजिब आलोचना हो सकती है, और कोई भक्त नहीं होगा तो ये आलोचना करेगा, लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं भारत में क्या होता है। तो एक आलोचना तो ये है कि सोशल जस्टिस अगर आपको करना है तो आप इसको बगैर विकास किए नहीं कर सकते हैं, बगैर शहरीकरण के नहीं कर सकते हैं, बगैर औद्योगिकरण के नहीं कर सकते हैं। तो ये लोहिया पॉलिटिक्स या जयप्रकाश की पॉलिटिक्स या पूरे सोशलिस्ट पॉलिटिक्स उत्तर भारत की, उसका एक मेजर लैकुना है, बड़ी खामी है, कि इन्होंने उस पॉलिटिक्स को विकास के साथ नहीं जोड़ा जो दक्षिण ने किया। भाई आप गरीबी का बंटवारा नहीं कर सकते हैं, आप समृद्धि का बंटवारा कर सकते हैं। आपके पास एक खजाना है, उससे मैं दूंगा, मेरे पास इतना खजाना है कि पूरे राज्य के हर स्कूल के हर बच्चे को हम मिड डे मील देंगे, और मेरा मन करेगा और मुझे उचित लगेगा तो हम उसको ब्रेकफास्ट भी देंगे। अब ये करने का दम कहाँ से आता है? क्योंकि मेरा खजाना भरा हुआ है। तो उस खजाना को भरने का जो काम है वो लोहिया पॉलिटिक्स ने नहीं किया है, और कर्पूरी ठाकुर की एक वाजिब आलोचना यहाँ से आ सकती थी। ऐसा नहीं कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को पिछड़ा बना दिया। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य ऑलरेडी था, तो कांग्रेस के शासन में वो पिछड़ा बन चुका था ऑलरेडी। तो कर्पूरी ठाकुर वहाँ से जादू नहीं कर पाए, ये तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को पिछड़ा बना दिया, ये आरोप सही नहीं है। तो इसमें कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर कोई विजन में क्या उनके था कि वो बिहार को कैसे मतलब मालामाल स्टेट बनाएंगे, ये विजन मुझे कर्पूरी ठाकुर के पूरे लेखन में, उनके भाषणों में, उनके कृतित्व में मुझे नहीं नज़र आता है। तो ये शायद इस वजह से आया क्योंकि वो एक प्राथमिक लड़ाई लड़ रहे थे कि कम से कम स्कूल तो जाएं, कम से कम बच्ची पढ़ तो ले, कम से कम ये 10वीं तो पास कर जाएं, कम से कम वो जो किसान लगान नहीं भर पाता है और ज़मीन बेच देता है और कर्ज में डूब जाता है उसको वहाँ से तो बचाएं। तो वो चूँकि यात्रा बहुत नीचे से शुरू कर रहे थे, तो उनका चैलेंज था कि एक थ्रेशोल्ड पे तो लाएं। तो कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स, लेकिन उसका कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते लेते और सोशलिस्ट वगैरह करते करते उसके बाद के 30-40 साल बिहार और यूपी में एक मामले में खराब हुए, क्योंकि डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और इसका देखिए आज असर ये है कि आप सोशल जस्टिस के 10 काम नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु आज ब्रेकफास्ट मील दे रहा है, बिहार क्यों नहीं दे रहा है? तो तमिलनाडु आज की तारीख में हर बच्ची को जो 10वीं पास करती है उसके बाद उसको हर महीने 1000 रुपये देती है वो सरकार, कि जब तक पढ़ते रहोगे तुमको 1000 रुपये मिलता रहेगा। आप ये सोशल जस्टिस करेंगे कैसे अगर आपका खजाना नहीं भरा हुआ है? और ये जो शराबबंदी करके इन्होंने अपने 25-30 हज़ार और कम कर लिए हैं, 25-30 हज़ार करोड़,
शराबबंदी सुनने में बहुत ग्रैंड आइडिया लगता है, शराबबंदी आप कर लेंगे, लोग कुछ ना नशा तो कहीं ना कहीं से करेंगे ही, कुछ लोग नहीं तो बैटरी सूंघ लेंगे, कुछ तो कर लेंगे, मतलब पता नहीं। तो ये आप ख़त्म तो कर नहीं रहे हैं, उसमें इलीगल शराब होगी, सब होगी, और इसके चक्कर में आपने बिहार का खजाना खाली कर लिया है। तो ये एक वाजिब आलोचना वहाँ पर मुझे लगता है, पूरी लोहिया पॉलिटिक्स की आलोचना है, ये पूरी समाजवादी पॉलिटिक्स की आलोचना है, कर्पूरी ठाकुर की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। उन्होंने तो अपने जीवन में इतने ग्रैंड और महान काम किए हैं कि उसमें ये चीज़ें तो फुटनोट के तौर पर भी आएंगी, कहीं पर नीचे कहीं दर्ज होगा, वो भी दर्ज करने की शायद अब तो हम जैसे लोग ही कुछ लोग कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हम आलोचना भी कर लेते हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के प्रशंसक हम आज नहीं बने हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं 10 साल पहले भी लिख चुका हूँ। तो हम तो उनको एक समग्रता में देख सकते हैं। जो अभी नए भक्त हैं वो बोलते हैं ना, वो ज़्यादा प्याज खाते हैं, तो नए भक्त अभी प्याज खाएंगे ज़्यादा, और वो इन वाजिब आलोचनाओं की अनदेखी करेंगे। और ये वाजिब आलोचना अगर आप उसकी नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उन गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके महान कार्यों को याद किया जाए, और उनको उनके जो काम वो नहीं कर पाए या जो उनके वीकनेसेस थे, एटलीस्ट उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। और हमारे अपनी भी सीमाएं हैं कि हम सारी चीज़ों पर बात नहीं कर सकते। लेकिन आखिरी सवाल मेरा होगा कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो गालियां दी जाती रही हैं, जब वो शासन में थे, जब सत्ता में थे, तो एक नारेबाजी का भी दौर चला। वो कौन लोग थे जो उन्हें गालियां दे रहे थे? देखिए, सही है कि कर्पूरी ठाकुर एक साथ कुछ लोगों के लिए जननायक और कुछ लोगों के लिए खलनायक थे। मेरा जोर थे पर था, वो इसलिए क्योंकि एक कालखंड में जिस समय वो काम कर रहे थे, बहुत सारे सामाजिक न्याय के लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के, उस समय एक तबका उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। आज की तारीख में ऐसा कोई विरोध नहीं है, और उनकी सर्वमान्यता है, सर्वस्वीकार्यता है। तो इसलिए उसको याद करके कोई विलेन वहाँ इतिहास में हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि कौन लोग थे। देखिए, किसी भी सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं, और कोई भी समुदाय, वो कोई भी समुदाय हो, स्तर किसी भी जाति का हो सकता है, अगर वो वर्चस्व की स्थिति में है, तो वर्चस्व अगर लंबे समय से तक है तो वो अधिकार के तौर पर लोग उसको लेने लगते हैं, और उसमें थोड़ा सा भी क्षय अगर होता है, और क्षय भी नहीं होता है, सामने कोई और खड़ा होने लगता है, तो तकलीफ होती है कि जो हमारा था, हमारा ही विशेषाधिकार था, कोई और क्यों ये थाने में दरोगा बनकर आ गया है, तकलीफ होती है। तो ये जो तकलीफ है बहुत स्वाभाविक है, और ये अलग अलग समय में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोगों को ये ऐसी तकलीफ़ें होती हैं। इस मामलों में सिर्फ ये देखना चाहिए कि न्याय कहाँ पर है, जस्टिस कहाँ पर है, सही क्या है। तो कर्पूरी ठाकुर सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, उस हिसाब से अगर आप पाएंगे तो उन आलोचनाओं के बावजूद तमाम गालियाँ आई थी। जैसे वो गालियाँ थी कि BA MA पास करेंगे कर्पूरी को, मतलब वो सब नारे में पूरा बोल भी नहीं सकता हूँ, ये नक्सलवाड़ी कहाँ से आई कर्पूरी की माँ, मतलब बहुत अभद्र नारे उस समय लगे थे, उनको बोलने की आज ज़रूरत भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि वो सारे लोग आज तो वहाँ पर नहीं खड़े हैं। आज कर्पूरी ठाकुर को सेलिब्रेट तो हर जाति के लोग कर रहे हैं, सारे लोग खुश हैं। तो अभी इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि मैं कम से कम इतिहास में कोई विलेन ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगा, और वो उस समय जो हुआ सो हुआ, मतलब उसको अब इस समय मुझे नहीं लगता है कि कुरेदने की बहुत ज़रूरत है, बल्कि उस पर एक ग्रैंड एक्सेप्टेंस पूरी सोसाइटी का बन चुका है। तो मैं उसी व्यापक सहमति और आम सहमति के साथ जाना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप मंडल। इस कार्यक्रम को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और भी तमाम वीडियोस और खबरों के लिए द प्रिंट के साथ जुड़े रहिए।